बारिश में अमीर का 4 मंजिला महल, गरीब बहू की बिना छत की झोपड़ी। झमाझम बारिश के बीच शहर के कोने में बनी कच्ची झोपड़ी के भीतर परिवार के 5 सदस्य बैठे हैं। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और भीतर भूख और बेबसी का सन्नाटा पसरा हुआ है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, झमाझम पानी बरस रहा है और इस बारिश में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं है। आस पड़ोस के लोग तो अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे और हम यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं। बेटा, भगवान को धन्यवाद दो कि कम से कम हमारे सिर पर ये टूटी फूटी छत तो है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हम अपनी छत के नीचे बैठकर पेट तो भर सकते हैं। वैसे बेटा, तुझे पिछले 2-3 दिनों से कोई काम नहीं मिला है। घर का राशन भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ माँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और सुबह होते ही फिर से अड़ियल ठेकेदार के पास जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज ईंट ढोने का ही सही पर कोई न कोई मजदूरी का काम जरूर मिल जाएगा। हे भगवान, कब तक मेरा बेटा यूं ही धूप और बारिश में धक्के खाकर अपनी जवानी खपाता रहेगा। इतना पढ़ा लिखा और डिग्रियां होने के बाद भी इसको पेट पालने के लिए ईंट और बोरे ढोने के काम में जाना पड़ता है। पिताजी ने कितनी मेहनत करके और कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन पता नहीं क्यों इंटरव्यू में मेरा रेज्यूमे देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और फिर 1-2 दिन बाद या तो मना कर देते हैं या निकाल देते हैं। भैया, आप दिल छोटा मत करो। भगवान ने चाहा तो आपका बुरा वक्त जल्द ही टल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। आपका असली टैलेंट आज नहीं तो कल इन लोगों को जरूर समझ आएगा और अच्छी जॉब मिलेगी। इसी झोपड़ी के ठीक बगल में खड़े 4 मंजिला महल की 3री मंजिल की शानदार बालकनी में रागिनी हाथ में कॉफी का मग लिए बारिश की बूंदों का आनंद लेते हुए अपने आप से, हे भगवान, इस तूफान को और तेज कर दो। बारिश को ऐसा आंधी तूफान बना दो कि इन गरीबों के सिर से ये कच्ची छत पूरी तरह उड़ जाए। मुझे इन्हें इस हाल में देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। तभी रागिनी की सास भावना वहाँ आती है और रागिनी की बात सुनकर, अरे बहू, बालकनी में खड़े खड़े क्या अकेली बड़बड़ाए जा रही हो? आखिर इतनी नफरत किस बात की है तुम्हारे दिल में? ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया है उसने तुम्हारा कि तुम हर वक्त उसका बुरा ही सोचती रहती हो? इस बारे में अभी कुछ मत कहिए माँ जी, मैं इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, बहस छोड़ो। नीचे डाइनिंग एरिया में हमारी काम वाली ने इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। तुम्हारे ससुर जी और बाकी सब लोग खाने के लिए बुला रहे हैं, नीचे चलो। रागिनी भावना के साथ नीचे आती और डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। परिवार के सभी सदस्य गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट के चारों ओर बैठे हुए हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उसे देखकर ससुर महेश, अरे आओ आओ बहू, इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय खाने का जो मजा है वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। रागिनी भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और पकौड़े खाते हुए, वाह, पकौड़े तो सच में बहुत शानदार लग रहे हैं। वैसे हम सब कितने खुश नसीब हैं कि इस 4 मंजिला महल में बैठकर आराम से हर चीज का मजा ले रहे हैं और हमारे ठीक बगल में झोपड़ी वालों के यहाँ तो चूल्हा भी ढंग से नहीं जलता। अगर तुम्हें उनके हालात पर इतनी ही दया आ रही है तो सिर्फ बातें बनाने से क्या फायदा? एक काम करो, प्लेट में थोड़े पकौड़े निकालो और जाकर उन गरीबों को दे आओ। रागिनी और शीतल एक प्लेट में कुछ पकौड़े लेकर उस छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचती हैं। अंदर से कविता दरवाजा खोलती है तो रागिनी को देखकर हैरान हो जाती है। तब रागिनी कविता को पकौड़ी की प्लेट देते हुए, ये पकड़ो, तुम भी खा लेना और अपने घर वालों को खिला देना। वैसे भी तुम लोगों के नसीब में अच्छी चीजें खाना कहाँ लिखा है। मुझे आज तुम पर अचानक बहुत दया आ गई, इसीलिए ले आई, खा लेना। अगर ये पकौड़े मेरी सच्ची दोस्त के हाथों आते तो शायद मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी होती। इस तरह का अपमानजनक एहसान मुझे नहीं चाहिए। अपनी औकात भूलो मत। दोस्ती का नाम तुम्हारी जुबान से शोभा नहीं देता। तुम उस पवित्र रिश्ते पर एक बहुत बड़ा कलंक हो। रागिनी वो पकौड़ों की प्लेट कविता को पकड़ाकर गुस्से में वापस मुड़ जाती है। शीतल भी चुपचाप उसके पीछे पीछे महल की तरफ लौट आती है। ये सब देखकर कीर्ति कविता से, भाभी, आखिर ये औरत आपसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है? इसके दिल में इतनी कड़वाहट और जहर कहाँ से आता है? और ये जाते जाते क्या कह रही थी कि तुम दोस्ती पर कलंक हो? छोड़ो कीर्ति, इन पुरानी और दर्दनाक बातों को अब कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। कीर्ति, मैं उन दिनों की किसी भी याद को दोबारा अपने जहन में नहीं लाना चाहती हूँ। इसके बाद कई दिन इसी तरह गरीबी और बेबसी के साए में बीत जाते हैं। बाहर लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी रहता है और कमल नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहता है। एक तरफ अमीर परिवार आलीशान कमरों में आराम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ गरीब परिवार के हिस्से सिर्फ कड़ाके की बारिश और बेबसी आई है। माँ, आज भी सुबह से शहर के हर कोने में चक्कर काट आया, लेकिन किसी भी दफ्तर में कोई नौकरी नहीं मिली। हर जगह से मायूसी ही हाथ लगी है। भैया, आप हिम्मत मत हारो। आज नहीं तो कल किसी न किसी की तो आंखें खुलेंगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी मूसलाधार बारिश के साथ तेज तूफान आ जाता है।
महल की चौथी मंजिल पर रागिनी और शीतल खड़ी बातें करते हुए। शीतल, आज का ये तूफान कुछ खास है। जरा उस गरीब झोपड़ी की तरफ तो देखो। हवा के इस झोंके से ऐसा लगता है कि आज इनका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और मैं तो यही चाहती हूँ। भाभी, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? किसी का घर उजड़ने में आपको इतनी खुशी क्यों मिलती है? ये सब बहुत गलत है। तुम चुप रहो शीतल, और चुपचाप यहाँ खड़े होकर तमाशा देखो। उनका ऐसा ही हश्र होना चाहिए। अचानक तेज हवा का एक भयानक झोंका आता है और एक जोरदार धमाके के साथ कविता की कच्ची झोपड़ी की छत हवा में उड़कर दूर जा गिरती है। अंदर चीख पुकार मच जाती है। ये सब देखकर खुश होते हुए रागिनी। देख लिया शीतल, आखिरकार मेरी दुआ कबूल हो गई और इनकी छत उड़ गई। आज इन गरीबों के सिर से आसमान का पर्दा भी हट गया है। नीचे झोपड़ी के भीतर पानी तेजी से भरने लगता है। परिवार के सभी सदस्य घबराकर उठ खड़े होते हैं और घर के सामान को बचाने की जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। राघव जल्दी से बाल्टी लेकर पानी बाहर फेंकते हुए अपने परिवार से, अरे जल्दी करो सब लोग, सारा पानी अंदर आ रहा है। अरे सारा राशन और जरूरी सामान भीग जाएगा, किसी तरह पानी बाहर निकालो। कमल, शांति, कविता और कीर्ति भी डिब्बा और बाल्टियों से पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं। पानी को बाहर फेंकते हुए कमल, पिताजी आप पानी बाहर फेंकना छोड़िए, हम फेंक लेंगे। आप जरा पन्नियों से राशन को ढक दीजिए, कम से कम राशन तो भीगने से बचा रहे। हे भगवान, इस बारिश ने तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पहले ही खाने के लाले पड़े थे और अब ये आसरा भी छिन गया। हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में? काफी मशक्कत के बाद वो लोग किसी तरह पानी बाहर निकालते हैं और फिर कमरे में एक सूखी चटाई बिछाकर खुली छत के नीचे बैठ जाते हैं, जिसे अपनी 4 मंजिला महल की बालकनी से देखकर खुश होते हुए रागिनी अपनी नंद से, देखा तूने, इनकी झोपड़ी तो अब बिना छत की ही हो गई है। इन गरीबों की परेशानियां अब और बढ़ जाएंगी। रागिनी शीतल के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है। इधर कविता खाने पीने के सामान और गीली लकड़ियों को देखकर अपनी सास से, सारा राशन पानी में घुलकर बर्बाद हो गया है। अब चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां भी नहीं बची हैं। सब कुछ गीला हो चुका है। बेटा, थोड़ा बहुत चावल और दाल जो पतीले में बचा है उसकी किसी तरह गीली खिचड़ी बना लो। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं गीली लकड़ियों को चूल्हे में रखकर जैसे तैसे आग जलाने की कोशिश करती हूँ। कविता जैसे तैसे गीली लकड़ियां चूल्हे में रखकर जलाती है और दाल चावल को धोकर खिचड़ी चढ़ा देती है। इधर रागिनी महल में नीचे की तरफ वापस आकर अपनी आलीशान रसोई में काम वाली बाई को निर्देश देते हुए, शीला बाई, आज मौसम बहुत सुहाना है। काम करो, रसोई में गर्मा गर्म पुलाव बनाओ और साथ में पनीर के पकौड़े और कुछ स्पेशल डिश भी तैयार कर लेना। जी मालकिन, मैं अभी सब कुछ अच्छे से तैयार किए देती हूँ। आज मैं अपना ये शाही खाना लेकर सीधे 4थे मंजिल की बालकनी में बैठूंगी। ठीक उसी जगह से उस झोपड़ी के हाल को देखते हुए आनंद लेकर खाऊंगी। ऐसा सोचते हुए रागिनी अपने शानदार महल के शानदार कमरे की बालकनी में आ जाती है और कविता को चूल्हे पर धुएं में खाना बनाते हुए देखकर बहुत खुश होते हुए मन ही मन में, इस बारिश में अमीर के 4 मंजिला महल के सामने गरीब बहू के बिना छत वाली झोपड़ी देखकर मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे भी कविता ने मेरे साथ जो किया उसकी जितनी भी सजा उसे मिले वो कम ही है। इसी दौरान मोहल्ले की 2 महिलाएं उस रास्ते से गुजरती हैं और टूटी हुई झोपड़ी और आलीशान महल को देखकर आपस में बातें करते हुए, अरे बहन, जरा इस 4 मंजिला महल और इस बेचारी गरीब की बिना छत वाली झोपड़ी को तो देखो। बारिश में अमीर का 4 मंजिला महल, गरीब बहू की बिना छत की झोपड़ी, इसे ही कहते हैं सबकी अपनी अपनी किस्मत। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, ऊपर वाले ने किसी को महल दिया है तो किसी को खुले आसमान के नीचे रहने की सजा दी है। इन गरीबों का तो भगवान ही मालिक है। चलो इनसे थोड़ी देर मिलकर हालचाल पूछते, बेचारों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है इस बारिश में। दोनों महिलाएं झोपड़ी के अंदर आती हैं और कविता और शांति से सहानुभूति जताते हुए, राम राम चाची, देखा हमने कि आंधी ने तुम्हारी छत उड़ा दी। बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। इस बारिश में कैसे गुजारोगे रात? भगवान की मर्जी है बेटा, जो होना था हो गया। हम गरीबों के नसीब में सुख कहाँ लिखा है, बस किसी तरह दिन काट रहे हैं। दोनों महिलाएं थोड़ी देर ढांढस बंधाकर वहां से निकल जाती हैं। झोपड़ी के बाहर निकलते ही फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अपने घर के आंगन में रागिनी की सास भावना उन दोनों औरतों को अपने घर बुलाते हुए, अरे कमला विमला, बारिश हो रही है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाओ। इस बहाने बैठकर बातें भी हो जाएंगी। कमला और विमला भावना के घर आती हैं। भावना उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाती हैं और 3री मंजिल के हॉल में जाकर बैठकर उनसे बातें करते हुए, लगता है तुम दोनों सामने वाली झोपड़ी में गई थी। उन बेचारों के यहाँ की छत भी उड़ गई। बड़े परेशान होंगे वो तो।
हाँ चाची, बिना छत वाली झोपड़ी में रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन सब भगवान की मर्जी है। तभी रागिनी कॉफी लेकर वहां आती है और सबको कॉफी देते हुए, लीजिए आप लोग कॉफी पीजिए। दोनों औरतें कॉफी पीती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। रागिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रागिनी हॉल में आकर अपने पूरे परिवार से, माँ जी, पापा जी, आप लोग चलिए ना, मैंने ऊपर तीसरी मंजिल वाली बालकनी में खाने का इंतजाम करवाया है। वहाँ से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है। आज हम लोग वहीं बैठकर खाना खाएंगे। रागिनी अपने पूरे परिवार को अपने 4 मंजिला महल की तीसरी मंजिल की बालकनी में लेकर आती है, जहां काम वाली ने पहले ही सारा खाना लगा दिया था। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। गरम गरम पुलाव और पकौड़े खाते हुए रागिनी नीचे कविता के परिवार को खिचड़ी खाते देखकर कविता को ताने मारते हुए, वैसे शीतल, ये वेजिटेबल पुलाव, पकौड़े, पनीर की सब्जी और रोटी सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। इस तरह झमाझम बारिश के बीच ऐसे स्वादिष्ट पकवान मिल जाए तो मजा आ जाती है। अरे बहू, तुम इतनी जोर से बोलकर और यहाँ खाना खिलाकर बेचारे उन गरीबों को क्यों दिखा रही हो? बार बार इस तरह गरीबों का मजाक उड़ाना और उनके दुख पर जश्न मनाना अच्छी बात नहीं है। पापा जी, आप बिना हर बात पर उपदेश देने लगते हैं। मैंने अपने पति के पैसों से पार्टी रखी है, किसी से भीख थोड़ी मांगी है। ठीक है रागिनी, ज्यादा बहस मत करो, मौसम वैसे ही खराब है, चुपचाप बैठकर खाना खाओ और माहौल को खराब मत करो। इधर रागिनी अपने परिवार के साथ बालकनी में बैठी अलग अलग तरह का खाना खा रही थी और उधर कविता बिना छत वाली झोपड़ी में चटाई पर बैठी अपने परिवार के साथ खिचड़ी खा रही थी। खाना खाते हुए रागिनी बार बार खाने का नाम जानबूझकर जोर जोर से लेती है ताकि नीचे झोपड़ी में खिचड़ी खा रहा कविता का परिवार यह सब कुछ सुन सके। अरे जरा वो पनीर की सब्जी और देना तो। भाभी, आप हद कर रही हैं। वे लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं और आप उन्हें इस तरह और जलील करना चाहती हैं, ये बहुत गलत बात है। शीतल, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया था। उसने दोस्त होकर भी मेरे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं करता। रागिनी की बात सुनकर शीतल भी चुप हो जाती है। सभी खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ महल से आती हुई खुशबू और आवाजें कविता के जख्मों पर नमक छिड़क रही होती हैं। ये सब देखकर कीर्ति गुस्सा होते हुए अपने भाई से, भैया, सामने महल में कितनी रौनक है और वे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम जब हमारे सर पर छत थी तो हम यूं किसी के मजाक का पात्र तो नहीं बनते थे। मेरा दिल बहुत दुखी है कि मैं आप लोगों को 2 वक्त की सूखी रोटी भी ढंग से नहीं दे पा रहा हूँ। बेटा, इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तू फिक्र मत कर, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल हमारे दिन भी बदलेंगे। आप लोग चुपचाप खाना खाइए और इन फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें अपनी भूख मिटाने से मतलब है, दूसरों की अमीरी से हमारा पेट नहीं भरने वाला। रात किसी तरह बीत जाती है। अगली सुबह हल्की धूप निकलती है। कमल तिरपाल का इंतजाम करने के लिए बाजार जाने की तैयारी करते हुए, माँ, मैं तिरपाल खरीद कर लाता हूँ ताकि कम से कम इस टूटे हुए हिस्से को ढका जा सके। हाँ बेटा, जल्दी से जाओ। आज अगर शाम को फिर से तेज बारिश आ गई तो हम सब बिना छत के पूरी तरह भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। सुनिए जी, तिरपाल लाने के लिए मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी और रास्ते से थोड़े दाल चावल भी ले आऊंगी। कमल और कविता बाजार जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। उधर अपने महल के आंगन से रागिनी उन्हें बाजार जाते हुए देख सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर अपने कमरे में आती है और अपने पति से, अरे रवि, जरा सुनो तो, चलो ना हम गाड़ी निकालते हैं। मुझे भी बाहर जाकर कुछ खरीदारी करना है और भुट्टे खाने हैं। इस बारिश में बाजार जाने की क्या सोच रही है तुम्हें? घर पर आराम से बैठो ना रागिनी, मैं भुट्टे घर पर ही मंगवा देता हूँ। नहीं, मुझे अभी बाजार जाना है। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे लेकर चलोगे या नहीं। ठीक है, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। पता नहीं क्यों तुम्हें अभी ही बाजार जाना है। तुम्हारी इन हरकतों से कभी कभी बहुत उलझन होने लगती है। रागिनी भी अपनी कार से रवि के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। रागिनी बाजार पहुंचकर देखती है कि बाजार में भारी भीड़ और कीचड़ के बीच कमल और कविता एक तिरपाल की दुकान पर खड़े मोलभाव कर रहे हैं और उसी तिरपाल की दुकान के सामने एक भुट्टे वाले का ठेला है। ये देखकर रागिनी अपने पति से, वो देखिए, वो रहा तिरपाल की दुकान के सामने भुट्टे वाला ठेला। चलिए हम वहीं से भुट्टे खाएंगे। रागिनी और रवि अपने कार पार्क करके भुट्टे की दुकान पर पहुंचते हैं और भुट्टा खाने लगते हैं। इधर कविता तिरपाल वाले से तिरपाल का मोल भाव करते हुए, भैया, इस बड़े तिरपाल के थोड़े दाम कम कर लो ना। हमारे घर की छत आंधी में उड़ गई है और जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि पूरा दाम चुका सके। अरे भाई साहब, इससे कम में ये तिरपाल बिल्कुल नहीं मिल सकता। बाजार में माल की कमी है और ये पक्का माल है जो पानी को अंदर नहीं आने देगा। कविता की बात सुनकर भुट्टे लेते हुए रागिनी भुट्टे वाले को 500 रुपए का नोट देते हुए, भैया कितने पैसे हुए आपके, काट लीजिए। अरे बहन जी, भुट्टा सिर्फ 40 रुपए के हैं। मैं 500 के नोट का छुट्टा कहाँ से लाऊंगा?
हम आपकी तरह अमीर थोड़े ही हैं जो हमारे पास इतने सारे पैसे रखे हो। बस आप तो मुझे 40 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, आपसे पैसे वापस करने के लिए कौन कह रहा है? इन पैसों को आप रख लीजिए। वैसे तुम देख रहे हो ना रवि, लोगों के पास अपनी टूटी हुई छत के लिए तिरपाल खरीदने के भी पैसे नहीं है, और इतने पैसे तो मैं लुटा देती हूँ। रवि रागिनी के ताने को समझकर गुस्सा होते हुए रागिनी से, रागिनी, किसी की मजबूरी का इस तरह मजाक उड़ाना बंद करो। इंसान पर बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। रवि, जो लोग दूसरों की जिंदगी में मुसीबत का कारण बनते हैं, उनकी मुसीबत पर भला कैसी दया? तुम्हें नहीं पता कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आई थी? देखो रागिनी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी वो तुम्हारे पास्ट की बातें थी, और पास्ट को भुला देना चाहिए। वैसे काफी देर हो चुकी है और तुम भुट्टा भी खा चुके हो, तो चलो अब घर चलते हैं। रवि और रागिनी वापस कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर कमल रागिनी की बात सुनकर कविता से, कविता, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर रागिनी तुम्हें इतने ताने क्यों मारती है। आखिर क्या रहस्य है तुम दोनों के बीच जो वो तुमसे इतनी नफरत करती है? छोड़ो कमल, हमें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तिरपाल अच्छा है, इसे खरीद लेते और घर चलते। घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब कमल और कविता भी किसी तरह एक छोटा तिरपाल खरीद लेते हैं और उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आते हैं। उन्हें देखकर शांति। बेटा, अच्छा हुआ कि तू सही समय पर तिरपाल ले आया। देख, मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से इस तिरपाल को लगा दो। माँ, बहुत मुश्किल से ये छोटा सा तिरपाल मिला है। पैसे कम पड़ रहे थे तो दुकानदार के आगे हाथ जोड़ने पड़े, तब जाकर उसने ये पुराना और छोटा तिरपाल दिया है। कोई बात नहीं भैया, जितना भी मिला है उसे ही किसी तरह ऊपर रस्सी से बांध देते हैं। कम से कम सीधा पानी चूल्हे और बिस्तरों पर तो नहीं गिरेगा। कमल और उसके पिता मिलकर उस तिरपाल को जैसे तैसे झोपड़ी के ऊपर कसकर बांध देते हैं। रात किसी तरह कट जाती और अगली सुबह झमाझम बारिश हो रही थी, और एक तरफ से उखड़े तिरपाल को देखकर राघव कमल से, बेटा कमल, जल्दी उठो। रात की तेज हवा की वजह से तिरपाल एक तरफ से फिर से उखड़ गया है और सारा पानी अंदर टपकने लगा है। पिताजी, लगता है रस्सियां कमजोर थीं, इसलिए वजन नहीं संभाल पाई। मुझे इन्हें दोबारा बांधना पड़ेगा। राघव और कमल एक तरफ से टूटी तिरपाल को फिर से बांधने लगते हैं। उधर महल की पहली मंजिल की बालकनी में रागिनी अपने हाथ में चाय का कप लिए खड़ी है और उस झोपड़ी के उजड़े हुए हॉल को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी नंद से, शीतल, इधर आकर जरा उस नजारे को तो देखो। भगवान भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। जैसे ही वो लोग तिरपाल बांधते, हवा आकर उसे दोबारा उड़ा देती, ताकि मैं कविता को देखकर सुकून महसूस कर सकूं। भाभी, आपको किसी के दर्द को देखकर इतनी खुशी क्यों मिलती है? वे लोग पहले ही बेहाल हैं और आप सुबह सुबह तमाशा देख रही हैं। मुझे उस गरीब कविता की लाचारी देखकर ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी और चीज में नहीं है। उधर कमल और उसका परिवार किसी तरह तिरपाल थोड़ा पीछे करके बांध देता है, जिससे उनकी झोपड़ी के आगे का हिस्सा खुला रह जाता है। तभी कमल के मोबाइल पर एक इंटरव्यू का कॉल आता है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद झलकती है। माँ, शहर की एक बड़ी कंपनी से फोन आया है। उन्होंने मुझे आज दोपहर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर इस बार नौकरी मिल गई तो हमारे दिन सचमुच बदल जाएंगे। भगवान ने तेरी सुन ली बेटा, जल्दी से तैयार हो जा और जा भगवान का नाम लेकर निकलना। इस बार सफलता जरूर मिलेगी। जाइए भैया, बिना देरी किए निकलिए। आज माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और आपको ढंग की नौकरी मिल जाए। कमल अपनी सबसे साफ सुथरी शर्ट पहनकर और फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। बालकनी में खड़ी रागिनी ये सब देखकर मन ही मन, अच्छा, तो कविता का पति इंटरव्यू के लिए जा रहा है। जाने दो इसे इंटरव्यू में। इसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं नहीं होने दूंगी। कविता के जीवन में खुशियां आ जाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? यही सोचकर रागिनी तेजी से अपने कमरे में आती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने पिता के मैनेजर को कॉल लगाकर, हेलो मैनेजर अंकल, कविता का पति आज फिर से इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में जा रहा है। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है तुम्हें? हाँ बेटिया रानी, आप चिंता मत करो। हमेशा की तरह आज भी मैं उसका पीछा करूंगा और जिस भी कंपनी में वो जाएगा उसके पिता का नाम लेकर उस कंपनी में कॉल कर दूंगा और उसे नौकरी नहीं मिलेगी। भला आपके पिता जैसे रईस व्यक्ति की बात को शहर में कौन टाल सकता है? मैनेजर की बात सुनकर रागिनी खुश होते हुए फोन रख देती है और अपने आप से, कविता, तेरे जीवन में मैं कभी खुशी नहीं आने दूंगी। मैं वैसे ही तेरी हर खुशी छीन लूंगी, जैसे तूने मेरी सबसे अच्छी सहेली होने के बाद भी मेरी जिंदगी की खुशियां छीन ली थी। कमल शहर की एक बड़ी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा है। मैनेजर उसकी फाइल देखकर मुस्कुराते हुए, मिस्टर कमल, आपके कागजात और परसेंटेज वाकई बहुत शानदार है। आपका रेज्यूमे देखकर ऐसा लगता है कि आप इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। सर, अगर आप मेरी काबिलियत पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करूंगा। मुझे इस नौकरी की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी समय मैनेजर विनोद के पास किसी का कॉल आता है। कॉल पर बातें करने के बाद विनोद कमल से, आई एम सॉरी मिस्टर कमल, लेकिन ये पोजीशन किसी और अनुभवी उम्मीदवार को दी जा चुकी है।
आपका चयन नहीं हो सकता। लेकिन सर, अभी तो आपने कहा कि मेरा रिज्यूमे सबसे अच्छा है और मैं योग्य हूँ। अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक सेकंड में फैसला बदल गया? कंपनी के अपने नियम और ऊपरी दबाव होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप यहाँ से जा सकते हैं। कमल टूटा हुआ देलोहर खाली हाथ उस दफ्तर से बाहर निकलता है। बारिश की तेज बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिलकर उसके संघर्ष को और ज्यादा दर्दनाक बना देती हैं। भगवान, मेरी किस गलती की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? हर जगह से दरवाजे बंद हो रहे हैं। घर लौटते समय कमल अपने ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार कमल के हाथ में डिग्री और फाइल देखकर उसे ताना मारते हुए, अरे क्या हुआ बाबूजी? बड़े साहब बनकर लौट रहे थे, फिर से मजदूरी करने आ गए? अरे यहाँ डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। उठाओ फावड़ा और ईंट ढोने का काम शुरू करो। हाँ साहब, पेट पालने के लिए डिग्रियां काम नहीं आती, भूख मिटाने के लिए मजदूरी ही करनी पड़ती है। लाइए, आज का काम बताइए। कमल ईंटें ढोने का काम करने लगता है। शाम को वो अपनी मजदूरी लेकर राशन की दुकान पर जाता है और कुछ राशन खरीदता है। फिर पसीने से लथपथ और कीचड़ में सना हुआ घर लौटता है। उसे देखकर परिवार के सभी लोग दुखी हो जाते हैं, शांति उसे देखकर। क्या हुआ बेटा, कंपनी में तेरी नौकरी की बात पक्की नहीं हुई? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? माँ, किस्मत ही हमारी फूटी हुई है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ कोई अदृश्य दीवार सामने आ जाती है। आज फिर से मुझे ईंटें ढोनी पड़ी है। हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल भगवान हमारे आंसू जरूर देखेगा। जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। महल की चौथी मंजिल पर रागिनी इस पूरे ड्रामे को देखकर ठाके लगा रही है और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने आप से, मैंने कहा था ना कि उसे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले। मेरी नफरत और ताकत के आगे उसकी एक नहीं चल सकती। तभी पीछे से शीतल वहां आ जाती है और रागिनी की सारी बातें सुनकर और परेशान होते हुए, भाभी, किसी की रोजी रोटी छीनकर आपको जो खुशी मिल रही है वो पाप है। भगवान एक दिन इसका हिसाब जरूर चुकाएगा, ऐसा मत कीजिए। नहीं शीतल, भगवान भी मेरा ही साथ देंगे, क्योंकि कविता ने मेरे साथ जो किया है उसे तो मैं क्या, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर रागिनी सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली जाती है और शीतल वहां खड़ी उस बिना छत वाली झोपड़ी को देखकर मनी मन, भगवान जाने कविता भाभी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से रागिनी भाभी उनसे इतनी नफरत करती है। अब तो भगवान ही इन गरीबों की मदद करेंगे। अब शीतल भी नीचे आ जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक तरफ गरीब परिवार तिरपाल के नीचे जैसे तैसे बारिश के मौसम में अपना जीवन गुजर रहा था, तो दूसरी तरफ रागिनी कविता को देखकर खुश हो रही थी। एक दिन तेज बारिश की वजह से तिरपाल फट जाता है और भीगते हुए चूल्हे पर खाना बनाती हुई कविता कमल से, देखिए जी, चूल्हे के ऊपर का तिरपाल फट गया है। ऐसा कीजिए कि आप भले ही हमारी आधी झोपड़ी खोल दीजिए, लेकिन आधे तिरपाल से अच्छी तरह ढक दीजिए ताकि चूल्हा ना भीगे। अब कमल उठकर तिरपाल को खींचकर पीछे की तरफ अच्छे से लगा देता है और झोपड़ी आगे की तरफ खुल जाती है। रागिनी कविता को अपनी बालकनी से इस तरह परेशान होते हुए देखकर अपनी नंद से, देख रही हो शीतल, बाहर कितनी बारिश हो रही है और कविता कितना परेशान हो रही है। उफ, वो भाभी, छोड़ो ना उन लोगों को। देखो ना, देखो कितनी अच्छी बारिश है। चलो हम दोनों छत पर भीगते, बहुत मजा आएगा। दोनों नंद भाभी आज अपनी 4 मंजिला महल के टेरेस पर पहुंच जाती हैं और भीगते हुए बारिश का आनंद लेती हैं। आसपास के लोग अपनी छत से और बालकनियों से बारिश में अमीर का 4 मंजिला महल और गरीब बहू का बिना छत की झोपड़ी देखकर आपस में बातें करते हुए, अरे देख रहे हैं वर्मा जी, भगवान की क्या लीला है। कहीं जीवन का हर आराम है तो कहीं जीवन चलने के लिए इतना संघर्ष। हाँ शर्मा जी, सब अपने अपने नसीब हैं और अपने अपने कर्मों से ही अपने जीवन को पार लगाना पड़ता है। इधर रागिनी नहाने के बाद अपनी नंद के साथ अपने कमरे में आ जाती है और अपने कपड़े बदलकर शीला भाई के द्वारा लाई गई कॉफी पीते हुए खिड़की से बाहर देखती है, जहां कविता अपने परिवार के साथ बैठकर भीगते हुए खाना खा रही थी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रवि हॉल में बैठकर अपने पूरे परिवार से, पिताजी 27 जुलाई है, आज मेरे एक दोस्त की बहन की शादी है और हम सबको वहां पे चलना है। आप लोग तैयार हो जाइए, हम सब साथ में चलेंगे। रवि के मुंह से 27 जुलाई का नाम सुनकर रागिनी मन ही मन, आज 27 जुलाई है, आज तो कविता का बर्थडे है। 2 साल पहले आज के ही दिन ही कविता ने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली थी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बहू, कहाँ खो गई? चलो तैयार हो जाओ, पार्टी में चलना है या नहीं? नहीं माँ जी, दरअसल आज मेरे सर में दर्द है, इसीलिए मैं घर पर ही रहूंगी। आप लोग पार्टी में चले जाइए। थोड़ी देर बाद रागिनी का पूरा परिवार कार में बैठकर महल से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं आसमान में बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इस झमाझम बारिश को देखकर रागिनी अपने आंगन में आकर कविता की झोपड़ी को देखते हुए, वाह क्या सुहाना मौसम है। आज कविता के जन्मदिन के दिन उसे इस बारिश में परेशान होता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उधर कमल अपनी पत्नी को अपने हाथों से चीनी खिलाते हुए अपने परिवार से, माँ, पिताजी,
आज कविता का जन्मदिन है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर भगवान ने चाहा तो हम कविता का अगला जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। सामने अपने आंगन में बड़े से गेट के पास खड़ी रागिनी ये सब सुनकर अपने आप से, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा जन्मदिन अच्छी तरह नहीं मनाने दूंगी, क्योंकि तुमने अपने जन्मदिन के दिन ही मेरे जीवन की सारी खुशियां उजाड़ दी थी। रागिनी ऐसा कहते हुए गुस्से से सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर आती है और बालकनी से झांकने के लिए बालकनी की लोहे की गीली रेलिंग को कसकर पकड़ लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी आसमान से एक भयानक बिजली सीधे महल के हाई वोल्टेज लाइन पर गिरती है और रागिनी को करंट लगता है। रागिनी चिल्लाते हुए, ये क्या हो रहा है, बचाओ। तेज करंट लगते ही रागिनी के पूरे शरीर में कंपन होने लगता है और वो बेसुध होकर लोहे की रेलिंग से चिपककर जमीन पर अड़ जाती है। अपनी झोपड़ी से कविता चिल्लाती हुई रागिनी को देख लेती है और अपने परिवार से, लगता है रागिनी को करंट लग गया है, चलिए सब लोग जल्दी से उसे बचाना होगा। कविता के परिवार के सभी लोग दौड़कर रागिनी के घर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियों से भागकर सभी ऊपर आते हैं। तभी कविता पास में पड़े एक लकड़ी की कुर्सी से रागिनी को धक्का देती है। रागिनी गिर जाती है। कमल भागकर स्विच बंद करता है। राघव एम्बुलेंस को फोन करता है और कीर्ति अपनी भाभी की मदद से बेहोश रागिनी को नीचे लेकर आती है। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई महल के गेट पर पहुंचती है। सभी मिलकर रागिनी को अस्पताल पहुंचाते हैं। इधर कमल रागिनी के परिवार की खबर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। चेकअप करने के बाद बाहर आकर डॉक्टर, भगवान का शुक्र है कि करंट का असर ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि तुरंत ही उन्हें करंट से अलग कर दिया गया था। अब वो ठीक है, थोड़ी देर बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। इस समय सभी लोगों की नजर कविता पर पड़ती है। अस्पताल की कॉरिडोर में रखी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी अस्पताल के कमरे के अंदर आते हैं, जहां बेड पर रागिनी लेटी हुई थी। रागिनी आंखें खोलती है। सामने कविता को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। आप दोनों बता ही दीजिए कि आखिर आप दोनों की दुश्मनी की क्या वजह है। तभी रागिनी के पिता वहां आकर सभी लोगों से, मैं बताता हूँ आप लोगों को आखिर इनकी दुश्मनी की क्या वजह है। रागिनी बेटा, मैं आज ही जेल से छूट कर आया हूँ। तुम्हारे बारे में पता चलते ही मैं यहाँ चला आया। आप लोग भी आज जान लीजिए कि मेरी बेटी आखिर कविता से इतनी नफरत क्यों करती है। रागिनी और कविता कॉलेज में एक साथ पढ़ती थी और दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। कॉलेज खत्म होने के बाद रागिनी और कविता हंसते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए वापस आ रही थी। तभी उनकी सहेली पिंकी उन्हें देखकर उनके पास आते हुए, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे कॉलेज में ढूंढ चुकी हूँ। ऐसे मानना पड़ेगा कि तुम दोनों की दोस्ती पूरा कॉलेज की चर्चा का विषय है। थोड़ी देर बातें करने के बाद पिंकी चली जाती है। तब तक रागिनी का ड्राइवर आ जाता है और वो भी चली जाती है। कविता भी पैदल अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट को देखकर कविता उस आदमी का वीडियो बनाने लगती है जो एक्सीडेंट करके भागने की कोशिश कर रहा था। वीडियो बनाते हुए उसे देखकर चौंकते हुए कविता अपने आप से, अरे ये क्या है, ये तो रागिनी के पिताजी है, लेकिन एक्सीडेंट करने के बाद ये ऐसे भाग नहीं सकते। बेचारे गरीब के तो हाथ पैर टूट गए हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। कविता एक अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस को वो वीडियो सौंप देती है जो उसने बनाया था। अगले दिन पुलिस मोहन को गिरफ्तार कर लेती है। मोहन और रागिनी को पता चलता है कि पुलिस को वो वीडियो और गवाही कविता ने ही दी थी। थोड़े दिनों बाद मोहन को 2 साल की सजा हो जाती है। रागिनी गुस्से में कविता के घर आकर, कविता तू अच्छी तरह जानती है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ मेरे पिताजी ही मेरी दुनिया है। ये सब कुछ जानने के बाद भी तूने मेरे पिताजी को गवाही देकर जेल करवा दिया और मुझे अकेला कर दिया। मैं इस बात का बदला तुझसे जरूर लूंगी। ऐसा कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। समय बीतता है और रागिनी के चाचा चाची उसकी शादी रवि से करवा देते हैं। दूसरी तरफ कविता की शादी भी इत्तेफाक से रागिनी के घर के सामने वाली झोपड़ी में कमल से हो जाती है। बेटा, जब आज तुम्हें करंट लगा तो मुझे समझ आया कि जान की क्या कीमत होती है। कविता ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तुम्हें न सिर्फ कविता से माफी मांगनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर रागिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। कविता मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को गलत समझा। तूने तो वही किया जो तेरा फर्ज था, गलत तो मैं थी। दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती हैं। उन्हें इस तरह खुश देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। रागिनी ठीक होकर अपने घर आ जाती है। मोहन कमल को अपने ही ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दे देता है और रागिनी और मोहन मिलकर कविता का घर भी पक्का और खूबसूरत बनवा देते हैं। इस तरह गरीब परिवार के सारे दुख दूर हो जाते हैं और रागिनी को भी अपनी सहेली वापस मिल जाती है।